तो आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया। तो इसके बाद आता है आपेक्षिक घनत्व। एक शब्द आता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, उससे पहले समझो कि घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं? डेंसिटी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी कहते हैं। घनत्व क्या होता है? घनत्व की परिभाषा ये होती है कि एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को कहते हैं डी। डी बराबर होता है स्मॉल m बटे v। ये सूत्र होता है घनत्व निकालने का। घनत्व का मतलब क्या हुआ कि एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है। आयतन की इकाई क्या होती है? मिलीलीटर। सामान्य रूप से हम जो मात्रक मानते हैं वो मिलीलीटर मानते हैं या लीटर मानते हैं, या उसी का छोटा हिस्सा मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर का मतलब 1 मिलीलीटर में। अगर लीटर मानते हैं तो 1 लीटर में, ठीक, 1 लीटर में। तो 1 लीटर में उसका द्रव्यमान कितना है? 1 लीटर पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? कोई भी द्रव हमने 1 लीटर लिया, उसका द्रव्यमान कितना है, तो उसका अनुपात हम जो निकालेंगे वो कहलाएगा उसका घनत्व। 1 लीटर का द्रव्यमान जो होता है उसे हम कहते हैं घनत्व। एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। तुम सामान्य रूप से घनत्व को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि हमने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर हमने गोंद ले लिया। अब गोंद कैसा होगा? गाढ़ा होगा। गोंद तो गाढ़ा होगा ना। हमने 1 लीटर लिया है, 1 किलो नहीं लिया है। समझ में आई बात? 1 लीटर लिया है। 1 लीटर पानी और 1 लीटर गोंद, कौन ज्यादा गाढ़ा है? गोंद। इसका मतलब ये हुआ कि गोंद का घनत्व ज्यादा है। मतलब उसके एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या पानी से ज्यादा है। अगर पानी के 1 लीटर में मान लो 2000 अणु हैं, तो गोंद के 1 लीटर आयतन में 5000 अणु होंगे, ऐसे मान लो। तो एक निश्चित क्षेत्र में, जैसे मान लो एक निश्चित हमने इतना एरिया मान लिया कि इतना ही, इतने एरिया में हमको पानी भी भरना है, उतने ही में हमको गोंद भी भरना है। तो इसमें पानी के अणु जो आएंगे वो कितने आएंगे? 2000। और इसमें जो अणु आएंगे वो कितने आएंगे? इसमें जो अणु आएंगे वो कितने आएंगे? 5000। यानी उतने ही हिस्से में इसका वजन फिर कम हो जाएगा, इसका वजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है। तो जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, या यूं कहें उसका भार भी ज्यादा होगा। जब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो भार भी ज्यादा होगा। तो एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसे हम कहते हैं उसका घनत्व। तो घनत्व के आधार पर भी हम ये समझा सकते हैं कि कोई वस्तु जो है वो द्रव में तैरेगी या नहीं तैरेगी। कैसे? जिस वस्तु का घनत्व कम होगा वो वस्तु हमेशा ऊपर की ओर उठेगी। जैसे अगर हम गोंद में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? गोंद नीचे रहेगा, पानी ऊपर आ जाएगा। पानी ऊपर आ जाएगा। हम पानी में लकड़ी डाल देते हैं, पानी में लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं तो क्या होता है? वो तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? क्योंकि लकड़ी का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। जिस चीज का घनत्व ज्यादा होता है वो चीज हमेशा नीचे की ओर भागती है। जब घनत्व ज्यादा होगा तो उसका भार भी ज्यादा होगा। तो इस तरह से सामान्य रूप से क्या होगा कि जब यूं ही जब किसी वस्तु को, दो वस्तुओं को मिलाया जाएगा तो उनके घनत्वों का जो मात्रा होगी, जिसका घनत्व कम होगा वो चीज हमेशा ऊपर की ओर जाएगी, तैरेगी, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो हमेशा नीचे की ओर जाएगी। तो ये कहलाता है घनत्व। ठीक, तो घनत्व का मतलब समझ में आया? एक निश्चित आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम कहते हैं घनत्व, या एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व, जहां पर ये शब्द लग जाता है आपेक्षिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी।
तो आपेक्षिक का मतलब हो गया अब यहाँ पर दो चीजें होंगी, दो चीजें मतलब दो वस्तुएं होंगी, दो प्रकार के द्रव हो सकते हैं, या एक द्रव एक ठोस हो सकता है। तो किसी भी दो वस्तुओं के जब घनत्व की बात आती है तो उनमें पता ये देखना होता है कि किसका घनत्व ज्यादा है, उनका अनुपात क्या है। तो किसी वस्तु का हम अनुपात पानी के हिसाब से निकालते हैं, आपेक्षिक घनत्व जो होता है हम किसी के पानी के हिसाब से निकालते हैं। यानी किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है आघा, मतलब आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु के घनत्व तथा उसके जल के घनत्व के अनुपात को हम उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी द्रव हम मान लेते हैं कि किसी द्रव का घनत्व जो है वो 20 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, और पानी का घनत्व जो होता है वो 1 होता है, 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? हम इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो जितना उसका घनत्व होगा, अगर पानी से हम तुलना कर रहे हैं तो उसका आपेक्षिक घनत्व उतना ही होगा जितना उस वस्तु का घनत्व होगा। तो इस प्रकार से आपेक्षिक घनत्व की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को हम उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अभी हमने बताया तुमको घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व बराबर क्या बताया था? डी बराबर क्या होता है? एम बटे वी। एम का मात्रक क्या होता है? एम क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और बटे आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो जब मीटर, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब क्या बन गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये क्या होता है? घनत्व का आयतन। अब जब हम आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होगा बताओ? देखो घनत्व यहां भी है, घनत्व यहां भी है, इसका मात्रक भी होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इसका मात्रक भी होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो क्या होगा? ये कट जाएगा। यानी जब आपेक्षिक शब्द लग जाता है तो वहां पर फिर उसका कोई मात्रक नहीं होता है। नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार का अनुपात है, और ये दोनों एक ही जैसी राशियों का अनुपात है। ये भी घनत्व है और ये भी घनत्व है। तो जब एक ही जैसी राशियों का अनुपात होगा तो उनके मात्रक भी एक ही जैसे होते हैं, इसलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये चीज बिल्कुल रट लो, याद कर लो कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ऐसी बहुत सी राशियां जिनके कोई मात्रक नहीं होते, वो हमेशा एक दूसरे का अनुपात होती हैं। जब कोई समान राशियों का अनुपात बनाया जाता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोनों राशियां एक ही जैसी हैं। दोनों राशियां एक ही जैसी हैं तो दोनों के मात्रक एक ही जैसे होंगे, तो फिर वो मात्रक कैंसिल हो जाते हैं। तो इस वजह से उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो जितनी भी समान राशियां होती हैं अगर उनका अनुपात निकाला जाता है तो उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसीलिए आपेक्षिक घनत्व का भी कोई मात्रक नहीं होता है। नहीं होता। तो घनत्व और आपेक्षिक घनत्व समझ में आया? घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। यानी एक निश्चित क्षेत्रफल में उसके कितने, उसका द्रव्यमान कितना है। अगर अणु ज्यादा पास पास होंगे तो अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी उसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर उतने ही हिस्से में, एक निश्चित हिस्से में अणुओं की संख्या कम है तो उनका द्रव्यमान भी कम होगा, यानी उसका घनत्व भी कम होगा। तो घनत्व का मतलब तुम सामान्य रूप से घनापन, घनापन अगर कम है तो उसका घनत्व कम है, घनापन ज्यादा है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। बस पानी में हाथ चलाओगे आसानी से चल जाएगा, और गाढ़े गाढ़े घोल में हाथ चलाओगे किसी चीज के तो हाथ मुश्किल से चलेगा। इसका मतलब वो घोल गाढ़ा है, मतलब उसमें अणुओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो तुम्हारे हाथ को चलने से रोक रही है, तो यानी वो उसका घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और घनत्व के आधार पर हम डूबने को कैसे बनाते हैं कि जिसका घनत्व कम होता है वो वस्तु ऊपर की ओर उठती है, जिसका घनत्व कम होता है वो वस्तु ऊपर की ओर उठती है। यानी वही वस्तु तैरती है जिसका घनत्व कम होता है, वो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। जिसका घनत्व कम होता है, अधिक होता है, वो द्रव में डूब जाती है। अगर किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला गया है और अगर उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व उस द्रव के घनत्व से कम है तो वो वस्तु जो होगी वो तैरेगी,
और अगर उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व उस द्रव के घनत्व से ज्यादा है तो वो वस्तु जो होगी वो पानी में या उस द्रव में डूबने का प्रयास करेगी, डूबेगी। ठीक है, अब डूबेगी कि नहीं डूबेगी ये थोड़ा सा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसका आकार कैसा है, यानी उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार कितना हो रहा है, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत भी वहां पर लागू होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होगा? हटाए गए द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है। यानी अगर किसी वस्तु का आकार ऐसा होगा कि वो अपने भार से ज्यादा बल हटा देगी तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका भार कम पड़ जाएगा और वो वस्तु ऊपर की ओर सतह पर उसके तैरती रहेगी। तुमको बताया था उस दिन कि जब कोई वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, इसी को कहते हैं प्लवन का नियम भी कहते हैं इसको। उस दिन पढ़ाया था, चलो रिवाइज कर लो एक बार फिर। प्लवन के नियम क्या होते हैं? जब कोई वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं, प्लवन मतलब होता है तैरना। प्लवन के नियम, प्लवन माने तैरना। ठीक, तो जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं, जैसे ये कोई द्रव भरा हुआ है, इसमें हमने कोई वस्तु डाली, ठीक, तो अब इस वस्तु पर क्या है? दो बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? एक तो इस वस्तु का भार W नीचे की ओर लग रहा है, इसका भार हमेशा किधर की ओर? भार की दिशा क्या होती है? गुरुत्व बल की दिशा क्या होती है? नीचे की ओर। गुरुत्व बल की दिशा किधर होती है? सदैव नीचे की ओर होती है, यानी वस्तु गुरुत्व बल को ही हम भार भी कहते हैं। तो यानी भार जो इसके भार के कारण जो बल लग रहा है इसके ऊपर नीचे की ओर, ये क्या है? भार है। इसकी वजह से क्या हो रहा? ये नीचे की ओर जाना चाहेगी। अगर इसको हम छोड़ दें तो क्या होगा? नीचे जाएगी। लेकिन पानी जो है, ये जो भी द्रव भरा हुआ है, ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक दूसरा बल लगाएगा, उसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। यानी इस वस्तु के ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक तो W यानी भार और दूसरा F यानी उत्प्लावन बल। ये तो काम करेंगे ही करेंगे। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोएंगे तो उस पर दो बल कार्य करेंगे उस वस्तु पर। एक बल उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा और दूसरा बल उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करेगा, तो दो बल उसके ऊपर कार्य करेंगे। ठीक, अब वस्तु डूबेगी या तैरेगी ये किस पर निर्भर करेगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इन दोनों बलों में से इन दोनों बलों का परिणामी बल कितना है, या यूं कहें कि इन दोनों में से कौन ज्यादा है जी। उस हिसाब से ये तय होगा कि ये वस्तु डूबेगी कि तैर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आने पर तीन स्थितियां हो सकती हैं। अगर W का मान F से ज्यादा हो गया, यानी W यानी नीचे की ओर वाला बल जो है वो ज्यादा हो गया, ऊपर की ओर लगने वाला बल कम पड़ जाएगा, तो क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी। वस्तु क्या होगा? डूब जाएगी। यानी W इज ग्रेटर देन F, तो क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी। वस्तु डूब जाएगी। ठीक, और अगर इस W का मान F के बराबर हो जाए तो क्या होगा? वस्तु तैरेगी, लेकिन पानी की सतह के अंदर तैरेगी, डूब जाएगी। पूरी वस्तु तो पूरी सतह के, देखो इस ऐसी स्थिति में वस्तु तैरेगी, यानी पानी के अंदर हो जाएगी पूरी, लेकिन रहेगी सतह के बराबर ही, सतह के लेवल पर ही आकर के वस्तु पानी में पूरी डूबी हुई तैरेगी। इसको कहेंगे वस्तु कैसे तैरेगी? पानी में पूरी डूबी हुई सतह पर तैरेगी। हाँ, तो क्या होगा? वस्तु हाँ सतह के नीचे तैरेगी, ये समझ लो, सतह के नीचे तैरेगी, डूबी हुई तैरेगी। ठीक, कब? जब दोनों बल बराबर होंगे सर। यानी परिणामी बल क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में शून्य हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी बल क्या होगा? इधर जितना बल लग रहा है उतना ही बल नीचे से लग रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका परिणामी बल कितना होगा? जीरो हो जाएगा। परिणामी बल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? वस्तु जो होगी सतह के नीचे तैरेगी, पूरी डूबी हुई तैरेगी। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? W इज लेस देन F, यानी W अगर कम हो F से। W क्या है? भार। भार जो है वो नीचे से लगने वाले बल से कम पड़ गया, यानी नीचे वाला बल ज्यादा हो गया। तब क्या होगा? तब वस्तु जो है डूबेगी नहीं पानी में, बिल्कुल भी, पानी की सतह के ऊपर तैरेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वस्तु
सतह पर तैरेगी। वस्तु द्रव की सतह पर तैरेगी। सतह के ऊपर तैरेगी। सतह के ऊपर तैरेगी। सतह के ऊपर तैरेगी। तैरेगी। तो ये तीन क्या है, प्लवन के नियम कहलाते हैं। अच्छी तरह से समझ में आए। ये तीन क्या कहलाते हैं, प्लवन के नियम, यानी तैरने के नियम। कोई वस्तु किस परिस्थिति में तैरेगी, उसके तैरने की क्या क्या संभावनाएं हैं कि वो तैरेगी या नहीं तैरेगी या क्या होगा, वो इन तीन बातों पर निर्भर करेगा। कौन सी तीन बातें, कि या तो W बराबर होगा, W जो होगा F से ज्यादा होगा, यानी उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा, या भार जो है वो उत्प्लावन बल के बराबर होगा, या भार जो है वो उत्प्लावन बल से कम होगा। भाई जब दो बल काम कर रहे हैं तो तीन बातें हो सकती हैं, या तो ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, या तो ये वाला ज्यादा है ये वाला कम है, या दोनों बराबर हैं। बस तीन ही स्थितियां हो सकती हैं। जब दो बल काम कर रहे हैं तो उस पर तीन ही स्थितियां बन सकती हैं, या तो ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है या दोनों बराबर हैं। तो इन्हीं तीन स्थितियों के हिसाब से ये तय होगा कि वस्तु पानी में तैरेगी या डूब जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर किसी वस्तु को तैराना है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से हमें क्या करना होगा, उस वस्तु का आकार ऐसा बनाना होगा कि वो अपने भार से ज्यादा भार का पानी हटा दे। जितना ज्यादा पानी हटाएगी वो, उतना ही ज्यादा उस पर उत्प्लावन बल लगेगा। जितना ही ज्यादा पानी हटेगा तो उतना ही ज्यादा उस पानी का भार होगा। जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी, हटाए गए पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तो उसका भार भी ज्यादा होगा। तो भार जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा। ठीक है, यानी जितना पानी हटाए, जितना ज्यादा से ज्यादा पानी हटाएगी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा। तो अगर कोई वस्तु चाहे जितनी बड़ी बना लो, चाहे जितनी जैसी भी हो, अगर वो वस्तु जल द्रव में डूबते समय, किसी भी द्रव में डूबते समय अगर वो अपने भार से ज्यादा पानी हटा देती है तो वो वस्तु कभी डूब नहीं सकती। तो वो वस्तु जो है वो कभी डूब नहीं सकती। अब जैसे मैं तुमको बताया था कि एक कटोरी होती है, वो जल की सतह पर हम छोड़ दें तो वो तैरती रहेगी। एक कटोरा लो, उसको बाल्टी के ऊपर डाल दो ऐसे ही, तो क्या होगा, तैरता रहेगा। लेकिन अब कील छोटी सी एक डालोगे तो वो डूब जाएगी। उसका कारण क्या है, दोनों का आकार। कील का वजन कम होगा, कटोरे का वजन ज्यादा होगा कील से, लेकिन फिर भी वो तैरेगा और कील डूब जाएगी। क्यों, कील का आकार ऐसा बना होगा कि वो अपने वजन से ज्यादा पानी हटा नहीं पाएगी, इसलिए वो डूब जाएगी। उस पर उत्प्लावन बल कम लगेगा। और कटोरा क्या करेगा, वो फैला हुआ बना होगा, तो जब वो पानी की सतह को छुएगा तो ज्यादा से ज्यादा हिस्से में छुएगा वो पानी को, तो ज्यादा पानी हटाएगा, जिसकी वजह से उस पर उत्प्लावन बल जो होगा वो ज्यादा लगेगा। अधिक। जी। कटोरा अपने आकार के कारण अपने घेरे, उसका घेरा बड़ा होगा, तो जब पूरा बड़ा घेरा पानी की सतह को छुएगा तो ज्यादा पानी हटेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा पानी हटेगा तो उस पर उत्प्लावन बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जब उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा तो वो तैरता रहेगा। तो इसीलिए कटोरा जो होता है पानी पे तैरता रहता है, कील जो होती है वो पानी में डूब जाती है। अब कुछ सवाल लगाए जाएं। हमने तुमको बताया था कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का कितना है। चंद्रमा पर भी गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन वो पृथ्वी के जितना बराबर नहीं है। कितना है, पृथ्वी का 1/6। अगर पृथ्वी का 60 है तो चंद्रमा का कितना होगा, 10। इतना फर्क है, 6 गुना है पृथ्वी का। अगर यूं समझ लो चंद्रमा पर 1 है तो यहाँ पृथ्वी पर कितना है, 6। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6वां भाग है, या यूं कहें कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का 6 गुना है। आई बात समझ में? तो अगर चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार 10 किलोग्राम है, किसी वस्तु का 10 किलोग्राम है, तो उसका जो पृथ्वी पर जो होगा वो क्या है सवाल ये, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी सतह की गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा बताओ। चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल कितना हो गया, पृथ्वी पर जी कितना होता है, 9.8। पृथ्वी पर
पृथ्वी पर जी बराबर 9.8। चंद्रमा पर जी कितना होगा? जी मून, ये जी ई कह लो, जी अर्थ और जी मून, ठीक। जी एम का मतलब जी मून, ये कितना हो जाएगा? पृथ्वी का 1/6 यानी 9.8/6 कितना हो गया, ठीक। तो ये क्या है? एम है, द्रव्यमान है ये, क्योंकि आगे किलोग्राम में है। आई बात समझ में? ये क्या है? किलोग्राम में, तो ये क्या है? द्रव्यमान है, भार नहीं है। भार काय में होगा? न्यूटन में होगा। तो चंद्रमा पर जी का मान इतना, पृथ्वी पर जी का मान इतना है, चंद्रमा पर जी का मान इतना है, ठीक। तो अब दोनों जगह भार कितना होगा? तो भार का सूत्र क्या होता है? तुमने पढ़ा है। पृथ्वी पर भार कितना होगा? जी न्यूटन पृथ्वी में पर होगा। डब्लू, तो डब्लू ई कह लो इसको, डब्लू बड़ा सा लिखो, छोटा सा नीचे ई बना दो, मतलब अर्थ पर। पृथ्वी पर भार कितना होगा? एम जी। एम जी ई का मतलब एम कितना है? 10 गुणे जी कितना है? 9.8 गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 98 किलो, 98 न्यूटन। इसका भार कितना आएगा पृथ्वी पर? 98 न्यूटन। 98 न्यूटन। ठीक, समझ में आई बात? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? सूत्र बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एम जी, भार बराबर होता है एम इंटू जी, ठीक। तो जी का मान पृथ्वी पर कितना है? 9.8। एम कितना दिया है? ये 10। तो इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? 98 न्यूटन। अब देखते हैं चंद्रमा पर भार कितना होगा, यानी डब्ल्यू एम, ये बराबर होगा, अब यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी एम जी होगा, लेकिन यहां पर जी का मान हम चंद्रमा वाला रखेंगे, तो एम तो 10 ही रहेगा। एम देखो कभी नहीं बदलता, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, चाहे तुम चंद्रमा पे रहो, चाहे पृथ्वी पे रहो, चाहे अंतरिक्ष में रहो, चाहे किसी भी ग्रह पे रहो, द्रव्यमान उसका कभी नहीं बदलता है, ठीक। तो द्रव्यमान तो 10 हो गया, और जी का मान चंद्रमा पर कितना होगा? 9.8/6, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा 98/6। ये कितना आ जाएगा? इसको भाग कर लो, ये आ जाएगा 6 कम 6 बचे 3, 38 हुआ, 6 छंग 36 बचे 2, 6 तियां 18, 16.3 लगभग आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं कभी ये, 16.3 न्यूटन। अब देखो कितना फर्क आ गया, पृथ्वी पर भार कितना है? 98, और चंद्रमा पर भार कितना है? 16। आई बात समझ में? 16.3। तो चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का भार होगा वो पृथ्वी के भार का 6वां भाग होगा, यानी उसको हम 6 से भाग कर देंगे तो हमें चंद्रमा पर भार निकल आएगा। तुम अपना भार तौल लो कितना है, उसके बाद उसको 6 से भाग कर दो, यानी तुम्हारा चंद्रमा पर उतना वजन होगा तुम्हारा। आई बात समझ में? अगर तुम्हारा भार, तुमने तौला, अपना भार कितना निकला, मान लो 48 किलो निकला, 48 न्यूटन निकला तुम्हारा भार, तो चंद्रमा पर भार तुम्हारा कितना होगा? इसको 6 से भाग कर दो, 6 8 48, 8 न्यूटन होगा तुम्हारा भार। पृथ्वी पर 48 और चंद्रमा पर कितना? 8। चंद्रमा पे 8 न्यूटन होगा तुम्हारा भार। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये सवाल हो गया। तो ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है? पृथ्वी के बल का 1/6 गुना है, ठीक जी सर। अब कुछ और सवाल ऐसे आते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बल, सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का गणना करो। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना हो, सूर्य का द्रव्यमान इतना हो, दोनों के बीच की दूरी इतनी हो, तो पृथ्वी का द्रव्यमान इसमें दिया है। दूसरा सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है इसमें 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। एम ई, एम छोटा सा और एम के बाद ई लिख दिया नीचे, इसका मतलब एम ई यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। ये बराबर दिया है 6.4 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। इतना है इस पृथ्वी का भार। नहीं 6.4 नहीं, 6 है केवल, 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम है। और सूर्य का द्रव्यमान कितना है? यानी द्रव्यमान ये एम हो गया किसका? सन का, एस छोटा सा हमने बना दिया एस। सन का द्रव्यमान कितना है? 2 गुणे 10⁻30, 2 गुणे 10⁻30 किलोग्राम। और इनके बीच की दूरी यानी डी, बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डी। तो डी बराबर दिया है 1.5 गुणे 10⁻11, 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर, इतने बीच की दूरी है।
तो बताओ इनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, ये निकालना है तुमको। तो तुमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पढ़ा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पढ़ा है तुमने? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या सूत्र है? F बराबर कैपिटल G, अब यहां पर दो m है, दोनों m की गुणा हो जाएगी, ये me गुणे ms बटे डी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा, इसका सबका मान रख दो, इतने में तो आएगा भी नहीं, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ गया। चलो अब यहीं पर लिखते हैं, नीचे सूत्र यहां लिख देते हैं, F बराबर G me ms बटे डी स्क्वायर। तो ये F बराबर हो जाएगा, G का मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 की घात 11 गुणे -11 गुणे me कितना है? 6 गुणे 10 की घात 24 गुणे उसका सन का अर्थ है 2 गुणे 10 की घात 30, इस पूरे का बटा हो जाएगा दूरी का स्क्वायर यानी 1.5 गुणे 10 की घात 11 गुणे 1.5 गुणे 10 की घात 11, दो बार लिखेंगे क्योंकि डी स्क्वायर होता है यहाँ पर, सूत्र में क्या है? डी स्क्वायर यानी डी गुणे डी, तो ये डी हो गया और ये फिर डी हो गया, दो बार लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको तुम्हें हल करना है, हल हो जाएगा। देखो यहां से दशमलव हटा देते हैं और यहां पर एक जीरो बढ़ा देते हैं, कहीं पर भी बढ़ा लो, किसी संख्या में जीरो बढ़ा दिया तो ये कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 आ गया। ठीक, और यहां से दशमलव हटा दो, एक जीरो यहां बढ़ा दो, तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ये 3 आ गया। अब ये नीचे बचा 3, अब 3 से तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये बराबर आ गया तुम्हारा, ये 10 की घात 11, ये भी 10 की घात 11 है, दोनों 10 की घात 11 से जुड़ के हो जाएंगी 10 की घात 22, इस 10 की घात 11 और ये ऊपर जाएगी तो 10 की घात -22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात -22, तो अब ये हो जाएगा 6.67 गुणे 4 चौके 16, यहां बटे में 3 कर लो और गुणे, अब घातों का हिसाब लगा लो पहले, तो 30 यहां पर है, -11 यहां पर, 30 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा? 30 में से 11 घट जाएगा, बचेगा 19, 10 की घात 19, तो ये हो गया, और ये नीचे से ऊपर जा रही है 22, तो ऊपर हो जाएगी -22 गुणे 10 की घात -22, अब ये बन गया। अब इसको हल कर लो, 16 सत्ते 112 हासिल आए, 11 16 छक्का 96, 96 और 11 107 हासिल आए 10, 16 सत्ते 112 और 10, 16 छक्का 96, 96 और 10 106, 2 के बाद दशमलव लगा दो और बटा 3 कर दो, ये बराबर आ जाए गुणे, अभी गुणे और होगा, गुणे 22 में से 19 घट जाएगा, कितना बचेगा? -3, 10 की घात -3, ये हो गया। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा? 3.56 गुणे 3.56 15, 1 2 के बाद दशमलव लगा, ठीक है, 35.6 गुणे 10 की घात -3, ये आंसर आ गया। ठीक, तो इतना इसके बीच में बल, इतना न्यूटन लगेगा।
इतने न्यूटन का जो है वो बल लगेगा। ये आ गया आंसर, इतने न्यूटन का बल इस पर लगेगा। तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया होगा ढंग से, क्योंकि इसमें घातों की गुणा बहुत ज्यादा है। घातों की गुणा भाग पता है? अगर घातें एक जैसी हैं तो उनको क्या करते हैं, हम सब जोड़ लेते हैं। अरे ये घात तो रहेगी बीच वाली 24 गुणे 10 की घात 24, यहां और लगाओ, गुणे 10 की घात 24 और लगेगा, 10 की घात 24, तो ये 24 में 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 21, यहाँ बचेगा 10 की घात 21। ये आएगा उत्तर। और इसको एक स्थान तो हम लोग इधर और खिसका दोगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगी घात इसकी यहाँ पर। ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन तो तुमने सब छोटे क्लास में जो पढ़ाए जाते हैं वो तुम लोगों को याद नहीं रहते हैं, इस वजह से कोई चीज तुम लोग गुणा भाग करने में परेशान होते हो। तो ये इस तरीके से सवाल पूरा हो गया। ठीक है, चलो अब आपको कल से सवाल समझाएंगे और आगे इसके और जो सवाल हैं इसमें वो समझाएंगे ठीक से। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, अब आज कोई और आया भी नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय सर।